चलो बेटा कहाँ तक हुआ था? हो गया था? चलिए ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ना मोटा कौन कर दिया जी? कभी बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इट इज द नंबर ऑफ क्या, लाइंस ऑफ फोर्सेस। बातें नहीं जी, खड़े हो। क्यों हंसी आ रही है? हाँ? क्यों हंसी आ रही है? इसमें हंसने की कौन सी बात है? बेवकूफ कहेंगे, बैठो। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो होता है, हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया। जो लाइंस ऑफ फोर्सेस आपके होंगे पर यूनिट एरिया से पास होने वाला, उसी को हम लोग कह लेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया बेटा ज्यादा होंगे, हम लोग बोलेंगे वहां पे फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। अगर लोग अनमैनर्ड है, कोई मैनर से आ रहा है, कम से कम उसको तो रिस्पेक्ट करो। हाँ, अब क्लास में घुसने से पहले आपको क्या, परमिशन के बाद ही आना चाहिए। अगर कोई गलती से आ भी गया तो चलो ठीक है, लेकिन अब कोई पूछ रहा है उसमें भी आप लोग हंसी आ रही है, ये कौन सा तरीका है? चलो, तो उस केस में क्या होगा, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया पास आउट होंगी, उसे को हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing, the number of magnetic lines of force passing normally through a surface is defined as, passing normally through a surface is defined as magnetic flux, is defined as magnetic flux। हो गया, डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या लिखते हैं? टेस्ला। तो टेस्ला, ठीक, क्या इंटू या पर? और जब हम लोग वेबर में कहेंगे तो वेबर ही बचेगा। वेबर होता है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या होगा, वेबर मिल जाएगा। तो लिख लीजिएगा, इट्स यूनिट इज, एसआई यूनिट इज वेबर, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर आर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, and CGS unit is Maxwell, CGS unit is Maxwell बेटा। एक लिखा आपने क्या, वेबर आर टेस्ला इंटू क्या, मीटर स्क्वायर। आर और सीजीएस जब एसआई यूनिट हो गया बेटा, कौन सा एसआई यूनिट, रुक जाओ यार, ठीक। जब सीजीएस यूनिट की हम लोग बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट आपका हो जाएगा क्या, मैक्सवेल। क्या लिखेंगे बेटा, मैक्सवेल लिखते हैं। और अगर हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, एक वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। 1 वेबर इक्वल टू, नीचे लिख लीजिएगा रिलेशन। अगर 1 वेबर की जो वैल्यू होती है
कितना आता बेटा 10⁸ मैक्सवेल। ये 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है, MAXWELL है बेटा मैक्सवेल। ठीक, तो किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से जितना आपका नॉर्मली लाइन ऑफ फोर्सेस पास आउट होती है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे या उसे तो इसके बेस पे आप यहां से रिप्रेजेंट कर लेते बेटा। अगर डायमेंशन की बात करोगे तो क्या होगा जी? अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन की बात करोगे तो वेबर, ठीक, या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर का आपने क्या लिखा था? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर एक यूनिट थी। अब उसके बेस पे अगर आप निकाला जाए तो यहाँ पे हमारा वेबर बच रहा है ना, तो रिलेशन क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर अपन पर एम्पियर है। अब डायमेंशन वहां पे कन्वर्ट कर लीजिए, क्या आया? ml² t के पावर -2 a के पावर 1। ठीक, यूनिट डायमेंशन लिख लेंगे बेटा। ठीक, न्यूटन मीटर पर एम्पियर होगा जब लिखेंगे बेटा, इसी का हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर क्या पर एम्पियर। आर करके इसी के लिए लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर क्या बेटा? एम्पियर। न्यूटन होता है ml/t के पावर -2 इंटू l, तो ml² t के पावर -2 a ऊपर जाएगा a के पावर -1 हो जाएगा, तो ये आएगा ml² t के पावर -2 a के पावर -1। ml² t के पावर -2 a के पावर क्या हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा। तो यहां से दिखा देते बेटा। ठीक, हो गया। फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सब पॉइंट नेक्स्ट लिखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे बोलेंगे? क्या कह रहे बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। जैसे फ्लक्स कहा आपने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया, जब फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया को कह लेंगे हम लोग क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लिखिएगा द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through per unit area magnetic flux passing through per unit area in a magnetic material is called, उसे को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। और मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, किसी मटेरियल को बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस केस में जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही पर यूनिट एरिया से वो कह रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन उसी कह लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जब यूनिट लेंगे, देखो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का लिखा था वेबर, क्या लिखा था आपने? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर लिखा था। अब जब हमें फ्लक्स पर यूनिट एरिया है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट यहां लिख लेंगे, एसआई यूनिट हो जाएगी बेटा, एसआई यूनिट वेबर क्या पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन के टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? अगर न्यूटन के टर्म में इसे लिखा जाए तो हाँ देखो, मीटर स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना तो 1 मीटर ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू
मीटर। और में अगर हम लोग सीजीएस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक्सवेल लिया था, तो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सीजीएस में उसी को लिखोगे तो वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, मैक्सवेल, और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या उसी को दूसरा नाम क्या देते हैं मालूम है किसी को? हाँ, गॉस। क्या कहेंगे उसी को? गॉस कहा जाता है। सीजीएस यूनिट में उसी को बेटा गॉस कह लेते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा, सीजीएस यूनिट इज गॉस। सीजीएस यूनिट इज गॉस। सीजीएस यूनिट जो होता है वो गॉस होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखो, इतने यूनिट आपने बनाया, वेबर पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट में, न्यूटन पर मीटर, और इसी को अगर इस वाले यूनिट को चेंज करोगे तो टेस्ला बचेगा ना बेटा। यहाँ पे क्या बचेगा? टेस्ला बचेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर करोगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा टेस्ला। तो एसआई यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर एम्पीयर इंटू मीटर, और आपका कह लिया क्या? टेस्ला। और जब हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट क्या बोला गया? गॉस। और इसी को जब हम लोग मैक्सवेल के टर्म में आप लेना चाहोगे तो क्या आएगा बेटा? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल गॉस ही यूज किया जाता है, मैक्सवेल वाला यहाँ यूज नहीं करते हैं, तो गॉस ही रहने दीजिए। ठीक, ये अब जब डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन देखो, यहाँ पे डायमेंशन आया था ml स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1। अब पर मीटर स्क्वायर करोगे तो यहाँ से एल स्क्वायर क्या होगा? बचेगा या कैंसिल हो जाएगा? तो बचेगा क्या? देखो, क्योंकि ये हमारा फ्लक्स का था, फाई का, और ये फाई अपान ए है, एरिया, तो एरिया होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन में बचेगा हमारा बेटा, लिख सकते हैं ऐसे, देखो ml के पावर 0, टी के पावर -2, ए के पावर -1, या जो 0 है उसकी वैल्यू 1 होता है, तो mt के पावर -2, ए के पावर, अब जैसा भी ऑप्शन में रहेगा आप उसे अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक, जैसा भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बेटा हेडिंग। ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू से आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दूसरा हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हो गया? किसी का आइडिया बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कोई लोग पढ़े हो? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कोई लोग? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? बोलोगे बेटा? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टर्म्स आपके बोर्ड में भी पूछे जाते थे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी देखो होता क्या है, सुन लीजिए। जैसे कोई भी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब जो उसके लिए, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाए। ठीक, हीट परमिएबिलिटी जिसमें से हीट आसानी से पास आउट हो जाए। ऐसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो मटेरियल जितना ज्यादा अपने थ्रू पास होने देगा, ठीक, हम कहेंगे उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बेटा उतनी ज्यादा होगी। जैसे 3 आपके मटेरियल पढ़ा होगा, एक डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाया को आपने पढ़ा होगा प्रतिचुंबकीय, पैरा को पढ़ा होगा अनुचुंबकीय, अनु बोलते हैं, और फेरो को पढ़ा होगा लौह चुंबकीय, हिंदी वालों ने जो पढ़ा होगा। ठीक, तो उस केस में आपका होता है डाया, पैरा और फेरो। अब इस केस में क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस को डाइवर्स करता है। क्या करता है वो? डाइवर्स करता है, यानी फैला देता है। ठीक है, और जब हम लोग पैरा या फेरो की बात करते हैं तो क्या करता है वो? कन्वर्ज करता है। ठीक, अब उसमें पैरा और फेरो कंपेयर करेंगे तो फेरो वाला की टेंडेंसी क्या होगी? अपने थ्रू पास होने की ज्यादा होगी, तो फेरो वाला ज्यादा करेगा, पैरा वाला कम करेगा, और डाया वाला क्या करेगा? उसका उल्टा करेगा, रिवर्स। ठीक, तो ये तो हम परमिएबिलिटी की जब बात करते हैं तो बोला जाता है कोई भी
अगर मटेरियल है उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो अपने थ्रू कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या कर रही है, अलाउ कर रहा पास होना, ऐसे समझ लो कितने को पास होने देगा वो कहलाएगा उसकी क्या परमिबिलिटी। ज्यादा पास होने दे रहा है यानी कि कन्वर्स कर रहा है तो परमिबिलिटी ज्यादा होगी, डाइवर्स करेगा तो परमिबिलिटी कम होगी। फिलहाल जो भी मटेरियल हम बांटते हैं वो 3 पार्ट में बांटते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो सीधा सीधा पास आउट हो जाए, या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा। ठीक है, तो ये केस आपका। अब किसी अगर ऐसा मीडियम हो जिसपे कोई इफेक्ट ना हो तो वो मैग्नेटिक होगा ही नहीं। ठीक है, वो मैग्नेटिक नहीं होगा फिर। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, डिफाइन कर लो बेटा। इट इज द डिग्री, इट इज द डिग्री, it is the degree to which, it is the degree to which magnetic lines of force, it is the degree to which magnetic lines of force, lines of force can enter at the degree, a degree to which magnetic lines of force can enter ये substance can enter a substance and is denoted by mu। परमिबिलिटी को हम लोग बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो डिनोटेड बाई किससे? म्यू। एक तो इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, डिफाइन कर लेते हैं आर करके, दूसरा नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा आर करके, ओ आर करके दूसरा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम which allow magnetic flux, characteristics of a medium which allow magnetic flux to pass through it, which allow magnetic flux to pass through it, which allow magnetic flux to pass through it is called its permeability, is called its permeability, is called its permeability। अब अगर हम लोग कंपेरिजन एक बार पूछा गया था बेटा कि अगर जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन और एयर के रिस्पेक्ट में अगर कंपेयर किया जाए दोनों में, तो परमेबिलिटी किसकी हाई होगी? सॉफ्ट आयरन और एयर में परमेबिलिटी किसकी हाई होगी? एयर एंड सॉफ्ट आयरन को अगर कंपेयर किया जाए तो किसकी परमेबिलिटी हाई होगी? हाँ, एयर और सॉफ्ट आयरन को अगर कंपेयर करें बेटा तो इन दोनों में किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी? जी, आयरन। आ रहा बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, आयरन कैसा है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कन्वर्ट करेगा अपने। ठीक, और जो आपका एयर है, जब हम एयर लेते हैं वैसे चूंकि ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारा कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, तो बहुत पुअरली पाई जाती है। वहां पे क्या होता है? पुअरली पाया जाता है, बट वो बहुत क्या, जब हम लोग सॉफ्ट आयरन बोलेंगे तो चूंकि हाईली हमारा कैसा है? फेरोमैग्नेटिक है, तो उस केस में उसका जो परमेबिलिटी होती है लगभग 1000 टाइम्स मोर देन एयर होता है। तो ऐसे कलर पेन से पॉइंट करके नोट कर लीजिए। लिखिएगा परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज 1000 times greater than that of air। Permeability of soft iron is 1000 times, permeability of soft iron is 1000 times greater than that of air, 1000 times greater than that of air। Permeability of soft iron is 1000 times greater than that of air। जो परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन की होती है वो 1000 टाइम्स कैसा होता है? ग्रेटर होता है एयर के रिस्पेक्ट में, 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। ठीक, तो परमेबिलिटी की जो वैल्यू हो गई 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ
एयर के रिस्पेक्ट में 1000 टाइम्स नियरली क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। और जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, एयर की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, और जो हम लोग जब रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते हैं बेटा, तो उस केस में रिलेटिव परमेबिलिटी जो आपकी होती है वो फ्लक्स डेंसिटी जो होगी, जितना वहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट हो रही हैं, और वैक्यूम में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी पास आउट होंगे उतने स्पेस से, उनके रेशियो के बराबर होता है। तो एक पॉइंट कर लीजिएगा, ऐसा अगर दिखाना चाहें दिखा लीजिए। जैसे एयर से बेटा जो जा रही हैं वो पैरेलली आपके पास आउट हो रही है, ठीक। डायग्राम के लिए थोड़ा सा दिखा लीजिए। अगर कोई यहाँ पे हम लोग पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर यूज करते हैं ना, तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेज होती है बेटा वो हमारी कन्वर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेज जो उसमें से हम लोग दिखाएंगे ना, तो वो बीच में क्या कलेक्ट होती है, इकट्ठी होती है, कन्वर्जिंग होती हैं। तो वहां से जब रिप्रेजेंट करोगे ना, तो लाइंस ऑफ फोर्सेज इस तरह से आपके आएंगे। कहीं टच ना कराइएगा थोड़ा सा, ठीक। जो साइड से जाएंगे वो सीधा सीधा पास आउट हो जाएंगे। तो जो मटेरियल के अंदर जाएंगे तो देखो कन्वर्ज हो रही है, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं कन्वर्जिंग नेचर की आपकी होती है। यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्जिंग, यानी कि जो बी की वैल्यू है, ये हम लोग स्पेशली साउथ आयरन के लिए दिखा रहे हैं, और लेफ्ट साइड में आपका एयर है। तो एयर में देखो पैरेलली जा रही है, कैसे जा रही है, यहाँ पे एयर में पैरेलली जा रही है, और साउथ आयरन में क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक। तो ये लाइन, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या अपने इजिली क्या कर रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास आउट होने देगा, और वहां पे जो कंडीशन होगी पास हो रही, लेकिन इस पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखो कन्वर्ज हुई, इसका मतलब ये इनको इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो दिखा दो इसे छोटा सा। बेटा एक रिलेशन बनता है, जो परमेबिलिटी होती है म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है। यहाँ पे वेर म्यू नॉट हम लोग कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर कह सकते हैं बेटा, फ्री स्पेस और एयर। कितने लोग को आइडिया, कितनी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट की? म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है बेटा? अरे 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 7 है। तो म्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, यूनिट आप लेते थे टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, कितना हो जाएगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर यूनिट लिखेंगे तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये कंडीशन आपका होता था, यहाँ से दिखा लेते हैं। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया 4.10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर हो गया। तो म्यू की वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर के इक्वल होता है, ठीक है। दिखा दीजिए। म्यू आर बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। म्यू आर क्या होगा? रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, ठीक। लिख लीजिए वो भी, वेयर म्यू नॉट दिस है एंड म्यू आर, इससे बोलते बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी। और म्यू आर की जो वैल्यू आपकी होती है, ये हम लोग इंडक्शन के बेस पे दिखाते हैं। बोला जाता है फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल अपॉन फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, ठीक। यानी V अपॉन V नॉट के बराबर इसे लिख लेते हैं, B अपॉन
बी नॉट, इसे बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल, डेंसिटी इन मटेरियल, जिस मटेरियल में हम लोग बात कर रहे हैं, अपॉन फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। म्यू आर की वैल्यू बी अपॉन वी नॉट एनिफाइड डेंसिटी इन मटेरियल अपॉन फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, इनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये कई टर्मिनोलॉजीज में आते हैं बेटा, जो एक दूसरे को रिलेट करके क्वेश्चन फिर डिजाइन किए जाते हैं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब जरा थोड़ा सा समझ लीजिए तब फिर। फील्ड बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दो चीजें हैं, ऐसे हम कंपेयर कर लेते हैं। एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है बेटा, और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक टर्म बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसी को कुछ अंतर मालूम है इसमें? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बताओगे? हाँ बेटा, बैठिए। और कोई? थोड़ा किताब कापी देख लिया करिए बेटा लोग, हाँ क्यों? सॉरी, थोड़ा सा देख लिया करिए। बताओगे बेटा कोई लोग और? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है, इंटेंसिटी पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर लो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मीनिंग होता है जो भी एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया वो किसी मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप करने, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप इन ए मटेरियल ऑन अप्लाइंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने पे किसी मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो रही है, कितने परसेंट इंड्यूस हो रही है, वो हम लोग कह लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे हम कोई चीज आपको समझा रहे हैं, हम उस चीज को कितना आपको समझा पा रहे हैं, ये हमारे समझाने की कैपेबिलिटी को शो करेगा। आप उसमें से कितना समझ पा रहे हो, ये आपके समझने की कैपेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। ठीक, मतलब किसी चीज को कोई कितना इजी वे में आपको समझा ले रहा है, ये उसके समझाने की कैपेबिलिटी को शो करेगा।
और आप उसमें से कितना समझ लेते हो, ये आपके समझने की कैपेबिलिटी को क्या करेगा, शो करेगा। अगर आपके समझने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा समझोगे, आपकी समझने की कैपेबिलिटी कम है तो आप कम समझेंगे। ठीक है। दूसरी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा है तो हम ज्यादा समझा पाएंगे, हमारे समझाने का तरीका खराब है तो हम कम समझा पाएंगे। तो दोनों पे रिलेट करता है। मतलब कितना नेट आप समझ पाएंगे ये आप पे भी डिपेंड करेगा, आप कितना समझदार हो और हम कितना आपको समझा पा रहे हैं, ये दोनों चीजों पे निर्भर करता है। ठीक। ऐसे ही जब हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी जो फील्ड अप्लाई किया जा रहा है वो कितना किसी मैग्नेटिक मटेरियल में इंटेंसिटी कितना डिग्री इंड्यूस कर ले रहा है, डेवलप कर ले रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एच से। और दूसरा आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म या कह लो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये कहलाता है कि कोई मटेरियल है एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर कितना उसमें मैग्नेटाइज हुआ, कितना वो मैग्नेटाइज हुआ, वो उसकी मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक। एक हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब समझाने यानी कह लो जो जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, और एक हो गया कितना इसमें डेवलप हुआ। एक डेवलप करने वाले की क्षमता को बताता है और एक डेवलप होने वाले की क्या क्षमता को, जिसमें डेवलप हो रहा है उसकी कैपेबिलिटी को शो करता है। तो ये दोनों टर्म है, एक को एच से कहते हैं बेटा, एक को आई से कहते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी बड़े क्लोज हैं और जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आपका आता है। ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से एक बार बता दे रहे हैं, फिर घर पे जाके दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है। कॉपी किताब खुलता है कितने लोगों का घर पे, कितने लोग थोड़ा कॉपी वॉपी खोल लेते हैं? अच्छा, जब नींद नहीं आती तब कि पहले? हाँ, कुछ लोग नींद आने की दवा के रूप में पढ़ते हैं कि जब नींद नहीं आ रही अच्छा किताब खोले उसके बाद जबकि आना शुरू हो लिए। हाँ ठीक, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, है ना। चलिए लिखिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच, इंटेंसिटी हेडिंग करिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच से डिनोट करेंगे बेटा। लिखिएगा, इट इज द डिग्री, इट इज द डिग्री ओ आर, आर इसी को एक्सटेंट भी बोलते बेटा, कितनी इसमें हुआ, आर एक्सटेंट, आर एक्सटेंट टू विच, इट इज द डिग्री आर एक्सटेंट टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड, टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड can magnetize a substance, magnetic field, it is the degree or extent to which a magnetic field can magnetize a substance, can magnetize a substance is called intensity of magnetizing field, is called intensity of magnetizing field। यहाँ पे लिखते हैं बेटा, हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं H इक्वल टू बी बाई म्यू, H इक्वल टू बी बाई म्यू। H इक्वल टू बी बाई क्या हो गया बेटा, म्यू। अगर हम लोग यूनिट लेते हैं तो म्यू की यूनिट आपने लिखा था क्या बेटा, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, और बी का यूनिट होता है क्या, टेस्ला, तो टेस्ला टेस्ला कट जाएगा, एम्पियर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। आर लिखना चाहेंगे बेटा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला कर लेंगे। एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर आर। इसी को अगर हम लोग क्या
लेना चाहते हैं टेस्ला और मीटर के टर्म में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, न्यूटन पर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, फिलहाल इसी से हम लोग डायमेंशन वगैरह भी फाइंड कर लेते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, अभी पीछे जो लिखा था उसी के बेस से निकाल लीजिए, या यहाँ से इससे निकाले, एम्पियर पर मीटर है तो एल के पावर -1 इंटू ए, या ए एल के पावर -1। और सीजीएस यूनिट भी लिख लीजिए, यहाँ पे सीजीएस के भी यूज हो जाते हैं। इस सीजीएस यूनिट इज ओर्स्टेड, OERSTED। जो सीजीएस यूनिट होता है बेटा, ओर्स्टेड, OERSTED, ओर्स्टेड। ओर्स्टेड होता है। ठीक, सीजीएस यूनिट ओर्स्टेड हो गया। डायमेंशन की बात करेंगे तो एल के पावर -1 इंटू ए, एल के पावर -1 इंटू ए होगा बेटा। ठीक, और एक ओर्स्टेड की जो वैल्यू होती है 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, लिख लीजिएगा चाहे। 1 ओर्स्टेड इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। 1 ओर्स्टेड इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। 1 ओर्स्टेड इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर हो गया। एक ओर्स्टेड की जो वैल्यू होती है वो 80 एम्पियर पर मीटर के क्या होगा, बराबर होगा। 1 ओर्स्टेड इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ऊपर था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब कितना कोई फील्ड किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लेगा। अब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होगा एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक, तो लिखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, इसे हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते बेटा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर ले बेटा आई से, लिखिएगा ना। It is the degree to which a substance is magnetized. It is the degree to which a substance is magnetized. It is the degree to which a substance is magnetized when placed in magnetic field. It is the degree to which a substance is magnetized when placed in magnetic field. अगर उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रखते हैं, when placed in magnetic field, तो उसी को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह लेते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो कितना उसकी मात्रा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड था किसी मटेरियल में किसी एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लेगा, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड था। तो दोनों चीजें जो है, एक होने की टेंडेंसी और एक करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, जैसे आपको बोला कि अगर हम आपको समझा रहे हैं तो कितना हम आपको समझा ले रहे हैं वो हमारी कैपेबिलिटी है। आप कितना समझ पा रहे हो ये आपकी कैपेबिलिटी। आप अच्छे से पहले पढ़े होंगे तो आसानी समझ जाएंगे, कभी किताब ही नहीं खुली होगी तो मुश्किल से समझेंगे, या नहीं समझेंगे, कम समझेंगे। तो वो कंडीशन आपके समझने की क्षमता और मेरे समझाने की क्षमता, ये दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हो गया। तो इसे कह रही आपने बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
और ऊपर था इंटेंसिटी ऑफ क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, आगे लिखिएगा जो आई जब हम लोग रिलेट करते हैं मैथमेटिकली, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से आकर के उसमें दूसरा डिफिनेशन लिख लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में दूसरा डिफिनेशन कर लीजिएगा। इट इज आल्सो डिफाइंड एज the pole strength. It is also defined as the pole strength per unit cross sectional area, pole strength per unit cross sectional area of the substance R induced dipole moment per unit volume, or induced dipole moment per unit area cross sectional area of the क्या लिखा है substance or induced dipole moment per unit volume। तो आई का मैथमेटिकल फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल बेस पे पूछा जाता है बेटा। पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम अपान ए या कैपिटल एम अपान वी। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, वेर स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ए एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी आपका वॉल्यूम हो गया मटेरियल का। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी क्या होगा वॉल्यूम जो होगा जिसमें हम लोग मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर रहे हैं। ठीक, यूनिट इसका क्या होगा जी, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए एसआई यूनिट इज, यूनिट सेम रहेगा। एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, या वहां पे न्यूटन टेस्ला के टर्म में लेंगे तो न्यूटन पर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो यूनिट एंड डायमेंशन सेम दोनों का रहेगा बेटा। अरे एक करने की टेंडेंसी है, दूसरा होने की टेंडेंसी है बस। अटेंडेंस हो गया बेटा सबका, कहाँ तक पहुंचा है, कोई बचा तो नहीं, पीछे दे दो बेटा। अच्छा, आप लोग क्लासेस के नंबर जो होते हैं लगभग वो बैलेंस रहते हैं, है ना, चेहरे बदलते रहते हैं, हाँ क्यों देवी हूँ, ठीक, कभी हम कभी वो कभी वो, ठीक है, कुछ को छोड़ दीजिए, है ना। कुछ ऐसे हैं जो मतलब रोज दिखने वाले हैं, बाकी कुछ हैं वो फुर्सत में आते हैं, जैसे साहब लोग हैं, है ना जी। कभी कभी हरैया से चलते हैं, वही महाराजगंज में आराम करके चले जाते वापस, क्यों, क्या आज से क्लास ओवर, हाँ चाय पानी आज तुम्हारी तरफ से रहेगा, इसीलिए यहाँ तक आए हैं सब, है ना। चलो ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्ट MAGNET ससेप्टिबिलिटी SUS, पहले मैग्नेटिक तो लिखो यार, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी SUS CEPTI BILITY, SUS CEPTI BILITY ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा साइम से, साइम, साई ऐसे जैसे एक्स बनाते हैं ना, थोड़ा सा साइम बना लिया, अरे ऐसे बना लो, कैसे बना लिया यार, जैसे भी लिख लीजिए, ठीक हो गया।
देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होते हैं, जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटा जितनी हाई होगी हम लोग बोलेंगे वो उतना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो उतना क्या होगा, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे आप लोग पहले से जितना ज्यादा जो पढ़ा होगा वो उतना जल्दी समझ लेगा। अगर आपने पहले से जितना ज्यादा पढ़ा होगा या पढ़ के आए होंगे या पढ़ रहे होंगे उतना जल्दी समझ लेंगे। और जो साहब ना तो कभी पढ़ा है ना पढ़ के आता है और ना ही कंसंट्रेट होकर सुनता है, उसको तो ब्रह्मा जी आना पड़ेगा सब पढ़ाने के लिए, क्यों जी, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे यानी कि उनके समझने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो किसी मटेरियल की कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक, उसके होने की किसको, टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। वहां पे होने के अमाउंट को इंडिकेट करता था कितना हुआ, यहाँ होने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। जैसे आप लोग आ रहे हो, मतलब टेंडेंसी कुछ ना कुछ तो है ही पढ़ने की, तभी आ रहे हो, नहीं तो आप भी आराम करते हैं, है ना, आप भी आराम कर सकते थे, ठीक। तो आ रहे हो इसका तो टेंडेंसी कुछ ना कुछ तो है। अब ज्यादा है या कम है अब ये तो आपके द्वारा डिसाइड होगा, है ना, ज्यादा है कम है बहुत थोड़ा है, ठीक। तो वो सब आप पे डिपेंड करता है, बट है तभी आते हो, रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, आते तभी हैं जब आपको टेंडेंसी है, ठीक। अब हो सकता है इससे कुछ इंपॉर्टेंट काम आपके लिए आ जाता हो जो आपके अकॉर्डिंग हो तो आप गायब हो जाते हो, या कभी कभी मन आपके ऊपर डिपेंड क्या हो डोमिनेट हो जाता है, आज नहीं जाने का मन कर रहा है, तो भी ऐसा भी हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है बेटा। तो लिखिएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लिखना इसमें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which show, it is the property of substance which show how easily a substance, which show how easily a substance can be magnetized, how easily a substance can be magnetized, how easily a substance can be magnetized, how easily a substance can be magnetized। आगे लिखिएगा how easily a substance can be magnetized। नेक्स्ट आंसर लिखिएगा, इट इज आल्सो डिफाइंड एज, नेक्स्ट टाइम मैथमेटिकल डेफिनेशन कर लीजिए, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, it is also defined as the ratio of intensity of magnetization, also defined as the ratio of intensity of magnetization I, intensity of magnetization I, capital I, in a substance to the मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो लिखा था, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल H applied to the substance, applied to the substance that is, नीचे लिखिएगा psi m equal to I by H, जिससे बोलेंगे वो बताएगा, साई एम इक्वल टू आई बाई एच। पहले आप ही लोग से शुरू किया जाए, पीछे दोनों देवियाँ खड़ी हो जाए बेटा, जल्दी से खड़ी हो जाओ। ये बता दो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, साई एम की मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी लिखा गया है ना, आई बाई एच लिखा आपने, तो इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगा, पक्का। आप अपना सोच के बताना, कोई जरूरी नहीं इनका सही हो या गलत हो, दोनों हो सकता है, आप अपना बताओ। यूनिट क्या होगा, नहीं बताएगी, अच्छा हाँ जी, नेक्स्ट दे भैया, हाँ जी लेस हो गया, आप
आप वही है, आप लोग यूनिटलेस। अच्छा क्यों यूनिटलेस बोल रहा है बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? यूनिटलेस कैसे हो गया? कोई क्वांटिटी है यूनिटलेस कब होती है? अगर आपकी बात हम माने तो क्यों माने, उसका रीजन बताओ। दोनों क्या है? सेम क्या है? वैल्यू? वैल्यू तो दोनों अलग अलग है जी। एक इंटेंसिटी ऑफ क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। क्या कहते हैं बताओ? दोनों अच्छा जी बैठो, अब बात हुई ना, ठीक। उस केस में क्या होता है, ये दोनों सेम, देखो आपने आई का भी यूनिट लिखा क्या, एम्पियर पर मीटर, एच की भी यूनिट क्या लिखा, एम्पियर पर मीटर। अगर दोनों ऊपर नीचे बराबर बराबर है जी तो क्या मिलेगा, यूनिट जीरो हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस हो गया, और यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। खाली एक क्वांटिटी ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ डायमेंशन नहीं है, यूनिट है, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों क्या सेम क्वांटिटी, ऐसे कह लो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। पूछा जाता है, कलर पेन से लिख लीजिए, नीचे कलर पेन लगाओ और लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी having no unit and dimension. It is a scalar quantity having no unit and dimension. तो भाई अभी I का भी यूनिट बताया गया और H का भी बताया गया, दोनों जब सेम सेम हो गए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। Having no unit and dimension बेटा, having no unit and dimension हो जाएगा। तो इन दोनों की कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। ऊपर वाले का भी जो यूनिट है वही नीचे वाले का भी है, तो दोनों कैंसिल। ऊपर का जो डायमेंशन नीचे का डायमेंशन, वही दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसीलिए कहा जाता है यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट किया, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन magnetic permeability relation between magnetic permeability and susceptibility, relation between magnetic permeability and susceptibility, magnetic permeability and susceptibility, relation between magnetic permeability and susceptibility। हो गया? अब देखो क्या होता है बेटा, हम लोगों ने मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन हमें निकालना है, ठीक, बी और एच में, ठीक। तो इन्हीं दोनों रिलेशंस को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके फाइनली रिलेट करते हैं। तो लिखिएगा, ठीक है, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, द टोटल, इसमें लिख लेना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, कैपिटल बी, इन ए मटेरियल, total magnetic flux density B in a material is the sum of magnetic flux density in vacuum, sum of magnetic flux density in vacuum, magnetic flux density in vacuum यानी V naught, magnetic flux density in vacuum V naught produced by magnetizing force, produced by magnetizing force and magnetic flux density
ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इसी को हम लोग Vm से दिखा लेंगे बेटा। तो नीचे लिखिए V इक्वल टू V नॉट प्लस Vm, V इक्वल टू V नॉट प्लस Vm। अभी हम लोगों ने पढ़ा था V नॉट की क्या, जब वो पीछे लिखा था तो उसकी वैल्यू लिखा था म्यू नॉट इंटू एच, ठीक। और जब हम लोग V की वैल्यू लिखेंगे तो म्यू नॉट इंटू एच, बी नॉट की वैल्यू होगी Vm की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा, इसको लिख लीजिए, बी नॉट की वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू एच और ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई। देखो म्यू नॉट कॉमन है दोनों में, तो एच प्लस कितना आई। अभी हम लोगों ने एच आई और उसमें रिलेट किया था, अगर एच प्लस आई को चेंज करना चाहे तो कुछ बदल सकते हैं बेटा। जैसे आपने लिखा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, तो कॉमन हो गया म्यू नॉट एच प्लस आई। अभी अगर हम लोग म्यू नॉट यहाँ से एच को कॉमन कर लें, क्या कर लें, एच को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, हमें चूंकि साई और एच के बीच में रिलेशन निकालना था, तो अगर हम लोग यहाँ से कॉमन करें, देखो ऐसे यहाँ से एच कॉमन करोगे तो यहाँ एच है तो बचेगा 1, बट यहाँ एच नहीं है ना, तो एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एच से डिवाइड करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बाहर आ गया और जो डिवाइड करेंगे हो जाएगा आई बाई एच, और अभी पढ़ा था आई बाई एच इक्वल टू क्या, साई। तो यहाँ से लिख लेंगे ऐसे करके, म्यू नॉट इंटू एच कॉमन कर लिया बेटा, तो 1 प्लस आई बाई बचेगा कितना एच, आई बाई एच की जगह पर हम लोग साई लिख ले रहे हैं बेटा, तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस कितना साई एम। अब देखो म्यू नॉट इंटू एच, अभी हमने लिखा था म्यू नॉट इंटू एच की वैल्यू कितना था, बी नॉट के बराबर था। अगर उसे बी नॉट के टर्म में लिखना चाहेंगे तो बी नॉट के टर्म में करिएगा, अदरवाइज आप सेम एज वेल एज ऐसे रहने दीजिए, या तो बी नॉट के टर्म में चेंज कर लीजिए, या तो सेम जैसा है आप उसी टर्म में रहने दीजिए, ठीक। तो दोनों टर्म में आपको जैसा भी आप रहेगा यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक। तो आगे कर लीजिएगा। आपने पॉइंट क्या बनाया था, रिलेशन बिटवीन किसके, परमेबिलिटी एंड ससेबिलिटी। अच्छा परमेबिलिटी करना है तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर लो बेटा, उधर शिफ्ट कर लो, ठीक है। इसी को उधर क्या करिए आप, शिफ्ट कर लिए। तो शिफ्ट कैसे कर लेंगे, म्यू नॉट हमारा आया कितना, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, इधर से बी बाई एच इधर कर लीजिए, तो आपका आएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट, उसी को हम लोग म्यू आर कह लेंगे। क्या कह लेंगे आप, म्यू आर कह लेंगे। इसी को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एच इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू एम, इसी को हम लोग बेटा म्यू आर, यानी कि ये हो जाएगा बी, बी बाई म्यू नॉट अपॉन म्यू, म्यू बाई म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, कितना लिख लेंगे इसी को, म्यू आर कह लेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू एम के बराबर हो गया। नोट कर लीजिए। तो ये तो रिलेशंस आपके हो गए बेटा, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट हमारी जो प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं उसके बेस पे। बोले देखिएगा बेटा, चलिए तो ये तो कहानियां हो गई इसके बेस पे, ठीक। अरे एक्स बनाने आता है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दो यार, उसी को साई पढ़ लेंगे। जैसे हम लोग एक्स लिखते हैं ना, एक्स ऐसे लिखते हो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दो, हो गया साई, ठीक। SCHI होता है, कुछ लोग उसे को चाई पढ़ते, कुछ लोग काई पढ़ते, कुछ लोग साई पढ़ते, अब आपने जो भी पढ़ा हो, ठीक। साई काई चाई, नहीं वो साई तो वे फंक्शन को डिनोट करता है बेटा, वो दूसरा है।
वो जो होता है जब मैथमेटिकली वेव फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं तब उसको ऐसे भी साई बनता है, वो भी उसी को भी साई हम लोग बोलते हैं। ये वाला नहीं है, ये यहाँ वाला है, ससेबिलिटी वाला साई है, ठीक है, वो अलग है। ओके बेटा, तो ये केस आपका होता है, यहां से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा। अब जिस तरह से हम लोगों ने किसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे हम लोगों ने फोर्स और फील्ड वगैरह डिसाइड किया था, वैसे यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से हम लोग फील्ड और फोर्स क्या डिस्कस कैसे हैं। जैसे वहां कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे यहाँ कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक। तो लिखिएगा हेडिंग कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म बेटा। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक। किसी को याद है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता था? जी बताइए। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग से पूछा जाता है, जब नहीं आप लोग बोलते कुछ, तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे पढ़ के आना चाहिए, हैं? कि एकदम बराबर है, कोई टेंशन नहीं है, हैं? कुछ पढ़ के आया करो यार। पढ़ के आओगे आप, किसी भी क्वेश्चन के जब आप आंसर देते हो ना, आप खुद उसमें फील करो, आपको बड़ा अच्छा अंदर से फील होता है। मतलब अगर आप सही सही बताते हो, कोई क्वेश्चन का आंसर आप देते हो ना, तो इंटरनली बड़ा अच्छा लगता है, ठीक। तो उस केस में आप नहीं बताते हो तो कैसा लगता है, उसी को उल्टा, है ना। तो इसलिए अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा पढ़ के आया करो, अपने लिए अच्छा होगा, है अच्छा ही नहीं लगेगा आपके क्या फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक। तो इसलिए थोड़ा पढ़ लिया करो। मुझे लगता है पढ़ने के अलावा कुछ तो करते नहीं आप लोग, हैं? कुछ करते हैं? किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी ऐसे तो नहीं है जो भैया हम दिन भर वही करते रह जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, हैं? क्या करना पड़ता है, हैं? अरे खाना वाना बना लेती है? अरे तो बेटा 2 घंटा लगता होगा बनाने में, 1 घंटा लगता होगा, क्या घंटा बनाती है, हैं? अच्छा टिफिन भी तैयार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा हेल्प ले लिया करो और लोगों का भी। कोई है नहीं घर में? अच्छा कोई घर पे रहता नहीं है, चल बेटा तब तुम्हारा और अच्छा है ना। भाई हम मेहनत करके करेंगे। देखो 2 चीजें होती हैं, अगर हमें कोई टारगेट है ना, जैसे हमें यहाँ से रोडवेज जाना है 10 मिनट में, बड़े आसानी से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट ना हो कि हमें रोडवेज पहुंचना है, टाइम बाउंडेड नहीं है, तो आराम से दुकान देखते हुए, अगल बगल देखते हुए पहुंचेंगे 1 घंटा में। जब आपका एक टारगेट आप डिसाइड करोगे ना कितने टाइम में हमें पहुंचना है, तो आप पहुंच जाएंगे, ठीक। अगर आपको करना है कि हमें ये भी काम करना है और पढ़ना भी है, अब प्रायोरिटी आप किसको देते हैं डिपेंड इस पे करता है। तो आपको काम करने में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसी को सर पे भारी सा लेके चलोगे कि हमें खाना बनाना है, ये करना है, तो फिर वो दिन भर चला जाएगा उसी में, ठीक है। एक टाइम फिक्स करो कितने टाइम हम बना देंगे, तो फिर बाकी का पढ़ने में काम कर लो, ठीक। तो उस केस में ठीक है, अगर आप टाइम निकालेंगे, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसा है जब सब कुछ करके बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे हैं दिन भर खाली रहते कुछ नहीं करते हैं। तो वो आपके करने पे डिपेंड करेगा हम कहाँ पे कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको घर पे कुछ करना पड़ रहा तो बहुत ऐसी चीज है, आप करके भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कुछ है ना। चलो देखो हम लोग बोल रहे थे किसका, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जिस तरह से हमने 2 चार्जेस के लिए पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि 2 चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पे रखे जाते थे तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ क्या होता था, इंट्रैक्शन आपका होता था। क्या होता था? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता था। वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे बेटा, 2 अगर पोल हैं, 2 मैग्नेटिक क्या हैं, पोल हैं, तो उस केस में पोल्स के बीच में भी या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। अगर दोनों पोल सेम नेचर के हैं, लाइक नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन,
अरे भाई सेम सेम के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, और दोनों फोर्स अगर अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी आपका हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उनके पोल स्ट्रेंथ के किस पे, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और उनके बीच का सेपरेशन जो आपका होगा उनके क्या स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसीलिए इसे हम लोग कह लेते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे वहां पे कूलम्ब्स लॉ इन किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हम लोग करते थे, तो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की बात करते थे। यहाँ पे हम लोग दो पोल्स के यानी मैग्नेटिक पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर एक पोल नॉर्थ है बेटा, मान लो ये नॉर्थ पोल है, और इधर वाला नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो, कुछ भी ले लो, साउथ लेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ ही लेंगे तो रिपेल करेगा। अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो सेपरेशन हमें दिया गया वो कितना है, r है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ आपके M1 एंड M2 हैं। मान लो ये अलग अलग मैग्नेट है, सेम मैग्नेट नहीं है, अलग अलग मैग्नेट है। अगर सेम मैग्नेट का होता तब तो क्या होगा, सिमिलर रहेगा पोल स्ट्रेंथ, लेकिन ये अलग अलग डिफरेंट हमने मैग्नेट लिया, एक का नॉर्थ पोल, दूसरे का क्या है, साउथ पोल है। अगर इनके बीच का सेपरेशन आपका r है, पोल स्ट्रेंथ M1 M2 है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ कि M1 into M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन करोगे बेटा तो क्या, यह प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपान कितना, r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं बेटा, जैसे वहां पे कांस्टेंट फैक्टर आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो कांस्टेंट फैक्टर आता है वो क्या आता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या है बेटा, म्यू नॉट अपान क्या लिखते हैं हम लोग, 4 पाई लेते हैं। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे, यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई लेते हैं, ठीक। तो अगर आप लिखेंगे तो पॉजिटिव सिंबल आप हटाओगे तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपान कितना, 4 पाई M1 into M2 अपान कितना, r स्क्वायर। ये इनके बीच लगने वाला फोर्स हो गया, ठीक है, दो मैग्नेटिक फोर्स के बीच जो फोर्स की वैल्यू होगी। और यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होता है कितना आता है बेटा, 10⁻⁻7। क्या यूनिट क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे हमें यूनिट की बात आए तो यूनिट क्या होगा आपका, या तो वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर कर लीजिए, या उसे न्यूटन में आप कन्वर्ट कर लिए, या तो टेस्ला में कन्वर्ट कर लिए, जो भी है। तो वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर क्या एम्पियर इंटू मीटर, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा, वेर वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, ठीक। और सीजीएस ये एसआई यूनिट है बेटा, इसकी एसआई यूनिट वैल्यू इतनी है। अगर सीजीएस में लेते हैं, इन सीजीएस यूनिट बहुत यूज आता है बेटा, इसी पे न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक। तो सीजीएस यूनिट में म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है, ये यूनिट लिया जाता है 1। बहुत जगह हम लोग फार्मूला दिखा देते, खाली फार्मूला लिख देते हैं M1 M2 बाई r स्क्वायर, तो वहां पे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू जो सीजीएस सिस्टम है उसमें k की वैल्यू यानी म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 1 होता है, ठीक। नोट कर लीजिए। ये तो फोर्स हो गया बेटा, पे लगने वाले दो अगर पोल्स हैं उनके बीच फोर्स कितना होगा, यहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
हो गया। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग कर लो। मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अब जरा सुनना, हम लोगों ने वहां पे फोर्स फील्ड निकालते थे किसी चार्ज की वजह से, तो फार्मूला आया था 1/4πε0 Q/r² आया था ना। और फील्ड के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते E=F/Q0, E=F/Q0। F की वैल्यू होता था, अगर हम लोग टेस्ट चार्ज Q0 लेते थे तो 1/4π Q1 Q0/r²Q0, Q0 कैंसिल होता था। ऐसे जब मैग्नेटिक फोर्स की हम फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू आएगा ये F क्या होगा, कितना, m0 ले लो। m0 हो गया, क्या मास नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है। जो टेस्ट मैग्नेट आपने लिया है उसका हमने क्या ले लिया, पोल स्ट्रेंथ ले लिया बेटा। और F की वैल्यू जो अभी आपने निकाला था पीछे वो कितना था, μ0/4π m1 m2 की जगह m0 ले लेते हैं अपान r² कितना m0, m0 कैंसिल होगा तो B की वैल्यू आएगी बेटा μ0/4πm कितना r²। लेकिन ये इमेजिनरी आइसोलेटेड पोल की वजह से है, कोई अगर एक सिंगल पोल हम लोग लेते हैं उसकी वजह से ये फील्ड है, बट प्रैक्टिकली कभी भी यूनिपोलर मैग्नेट का एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये खाली हम लोग कंपेयर करने के लिए वहां से करते हैं कि ऐसा अगर सिंगल पोल होता, अभी रुक जाओ यार, छापने में कहाँ इतना इंपॉर्टेंट समझते हो। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो अगर सिंगल पोल जो होता है, जैसे चार्ज तो सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, बट पोल बेटा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी कंडीशन हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अगर कोई यूनिट पोल है, वो सिंगल पोल आपका है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर आपका क्या होगा, फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। बट कभी भी यूनिपोलर मैग्नेट आपके एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, केवल हम लोग ऐसा लिखते हैं या पढ़ते हैं बस। ठीक, तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड, लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इमेजिनरी IMAGI इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल having pole strength, magnetic pole having pole strength m0 is given by, having pole strength m0 is given by बना लीजिए हो गया बेटा। चलिए, अब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो वहां पे उसका डिटेलिंग किया गया था आपको, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो डिटेल करके बताया गया था। मैग्नेटिज्म में केवल उस पर क्वेश्चन डिजाइन किए जाते बेटा, तो हम लोग यहाँ फार्मूला सीधे पढ़ते हैं। ठीक है, वो बोर्ड वाले में तो है नहीं फिलहाल, बट यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि उसी के बेस पे यहाँ पे मैग्नेटिज्म पे न्यूमेरिकल बना दिया जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था सेम वैसे ही फार्मूला हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। डिफरेंस होगा, वहां पे हम लोग मैग्नेटिक पोल सॉरी डाइपोल मोमेंट को म्यू से पी से दिखाते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग एम से दिखा लेंगे। ठीक, वहां जो चार्ज क्यू काम करता था वहां पे ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम काम करेगा, अंतर इतना होगा, बाकी फार्मूला सिमिलर एकदम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो लिखिएगा अगला नेक्स्ट पॉइंट सिम करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, हेडिंग बना लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बेटा ड्यू टू ए बार मैग्नेट
किसी बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, कोई बार मैग्नेट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट लिखिएगा। इफ ए पॉइंट P, इफ इसमें लिख लो, इफ ए पॉइंट P is taken at distance small r from the center of distance small r from the center of if a point P is taken at a distance small r from the center of magnet, then magnetic field at axial and equatorial points, then magnetic field at axial and equatorial points are given as, magnetic field at axial and equatorial points are given as, जैसे बेटा मान लो कोई बार मैग्नेट आपने ले लिया, सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है और ये वाला इधर वाला हमारा क्या है, साउथ है। ये हमारा डाइपोल आपका है, बार मैग्नेट है। इससे मान लो एक एक्सिस पे लेंगे पॉइंट, यहाँ पे ले लो, P पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, और जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेंगे तो कहाँ आएगा, इधर की तरफ आर डिस्टेंस पे आप ले लीजिए, ठीक। तो जब हम लोग एक्सियल पॉइंट पे लेंगे, एट एक्सियल पॉइंट, अगर एक्सियल पॉइंट पे हम लोग बेटा कंसीडर करते हैं, एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, तो उस केस में कितने लोगों को फार्मूला याद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे उसका फार्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फार्मूला क्या बना था, याद है किसी को, और लोग, हाँ जी, उठा लो उठा लो, क्या आया था बेटा, कितना, 2K P अपॉन R क्यूब। ये कब होता था, जब R मच मच ग्रेटर देन L होता था कि R इज इक्विवेलेंट टू L, R मच मच ग्रेटर देन L होता था। जैसे अगर हम लोग इससे डाइपोल की लेंथ बेटा 2L ले लिया जाए, लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना ले लें हम लोग, 2L ले लिया जाए, पोल स्ट्रेंथ मान लो स्मॉल m है, एक साउथ है तो माइनस से दिखा देते, नॉर्थ है तो कैसे प्लस m से दिखा देते पोल स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो उस केस के में यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठ जाता, इस पॉइंट पे जब हम लोग फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, तो बी एक्सियल की जो वैल्यू होती थी वहां पे पूरा आपको डिफाइन किया गया था, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, वहां कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कांस्टेंट फैक्टर आएगा म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई। तो जनरल पॉइंट यानी कि किसी आर डिस्टेंस पे लिखा था तो आपको यहाँ मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वहां पे आया था क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आता था, ठीक। अब यहीं पे कंडीशन हम लोग लेते थे, अगर आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाए बेटा, यल हो जाए, ठीक। तो कंडीशन क्या बनेगा, इफ आर मच मच ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे, तो बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर के पावर 4 और ऊपर एक आर है, आर आर कैंसिल होगा तो बचेगा बी एक्सियल की वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना 2m अपॉन आर क्यूब। वहां पे आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई आर क्यूब आता था, यहाँ पे 2m बाई आर क्यूब। सेम उसी पैटर्न पे है, जैसे वहां करते थे बेटा वैसे सेम उसी पैटर्न पे आपका यहाँ पे भी रहता है, बस डिफरेंस है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते थे, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल ले लेते हैं, डिफरेंस जितना है जल्दी से नोट कर लीजिए। एक्सियल इक्वेटोरियल कर लीजिए, फिर कल बाकी कंडीशन कराते हैं।
और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम लोग लेते हैं यहीं से पॉइंट बेटा, मान लो r डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट अगर ले लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेंगे तो बी इक्वेटोरियल फार्मूला किसी को मालूम है वहां वाला कितना आता था? हाँ वहां पे आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 आता था। यहाँ पे पी के जगह पे आप एम कर दो, बाकी फैक्टर कांस्टेंट का वैल्यू आप चेंज कर लीजिए, तो बी μ0/4 पाई एम अपान कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ भी लिखेंगे इफ आर मच ग्रेटर देन क्या हो जाए एल, तो यहाँ से इसे इग्नोर करोगे तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 कटेगा बचेगा आर क्यूब, तो बी इक्वेटोरियल आ जाएगा बेटा μ0/4 पाई एम बाई आर क्यूब। वहां पी बाई आर क्यूब आता था, यहाँ पे एम बाई आर क्यूब हो गया। ठीक, जैसे रिलेशन वहां पे आता था एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल वैल्यू 2 टाइम्स इक्वेटोरियल होता था, यहाँ पे भी अगर हम लिखेंगे तो अगर इक्वेशन बना लो बेटा इसको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ के अगर आप करोगे तो बी एक्सियल की अगर कंपेयर किया जाए बेटा तो देखो सब कुछ सेम सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब एक्सियल की वैल्यू 2 टाइम्स इक्वेटोरियल की होता है, तो बी एक्सियल इक्वल टू हो गया 2 इंटू बी क्या इक्वेटोरियल, इक्यू है बेटा। इक्वेटोरियल पोजीशन की तुलना में 2 गुना हमारा क्या होता है ज्यादा होता है एक्सियल पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू। कर लेंगे इतना। चलिए जनरल पॉइंट के लिए क्या लेंगे बेटा, जल्दी से लिख लो फिर क्या करवाते हैं, ये हम लिख दें आप लोग बाद में कर लेंगे। अगर कोई एक जनरल पॉइंट यही ले लेते हैं, मान लो एक पॉइंट हमने पी यहाँ पे लिया, आर डिस्टेंस पे एंगल कितना है थीटा है, तो फॉर जनरल पॉइंट क्या थीटा, थीटा पॉइंट पी है एट एंगल थीटा पे, तो इसके लिए जब लिखते थे तो याद करो क्या आया था भैया, वहां पे आया था P अपान कितना आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे P के जगह एम कर लेना यार, μ0/4 पाई एम अपान आर क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रूट है बेटा, देख लेंगे। तो ये जनरल पॉइंट के लेते हैं, थीटा की वैल्यू जब 0 होगा तो एक्सियल वाला हो जाएगा, तो 3 + 1 4, 4 का रूट करेंगे 2, तो आ जाएगा μ0/4 पाई 2m बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे लेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 होगा और cos 90 0, तो 0 + 1 मतलब आ जाएगा 1 का रूट 1 ही रह जाएगा, तो μ0/4 पाई m बाई आर क्यूब हो जाएगा। कर लेंगे इतना। चलिए इतना कर लीजिए, फिर कल जो है आगे हम लोग करते हैं बेटा।